हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का अनअकैडमी के लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी यूट्यूब चैनल पर। और आज मैं आपके सामने हाजिर हूं कुछ इंपॉर्टेंट रिपोर्ट और सूचकांक के साथ। ये आपको पता ही है, एग्ज़ाम में इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं कि कौन सी रिपोर्ट कौन सा ग्रुप जारी करता है, कौन सा संगठन जारी करता है, कौन सा सूचकांक कौन सा संगठन जारी करता है। तो इन्हीं सब पर हम चर्चा करेंगे। और ख़ास तौर से जो 25 देने वाले हैं 2025 वाले, उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, सीरीज चल रही हमारी, इसमें हम 2024 को कवर कर रहे हैं। यानी कि 2024 में जो इम्पोर्टेंट घटनाक्रम हुए हैं, इम्पोर्टेंट सूचनाएं, सूचकांक या रिपोर्ट जारी हुई हैं, कौन कौन सी सरकार की योजनाएं हैं, कुछ वीडियो में इस पर आपको दे चुका हूं और काफ़ी ये आगे बची हुई हैं, तो वो भी आपको मिलती रहेंगी। तो शुरू करने से पहले मैं आपको एक गुड न्यूज़ देना चाहता हूँ। आज इसका ये ऑफ़र का लास्ट डे है, यानी कि आज रात को इस ऑफ़र ख़त्म हो जाएगा। ऑफ़र में क्या है, 50% ऑफ है, यानी 18 महीने का अगर आप पे करेंगे तो 18 महीने एक्स्ट्रा मिलेंगे। या यूँ कह दो कि 36 महीने मंथ का कोर्स अगर आपको लेना है तो 18 मंथ का पे करना पड़ेगा। 24 मंथ का कोर्स लेना है तो 12 महीने का पे करना पड़ेगा। और 18 महीने का कोर्स लेना है तो 9 महीने का पे करना पड़ेगा। आज रात को ये लास्ट हो जाएगा, एंड हो जाएगा ये ऑफर। और इसमें आपको क्या क्या मिलेगा, कंप्लीट जीएस, सीसेट और टेस्ट सीरीज मिलेंगी। अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा सभी बैचेज का, मेंस टेस्ट सीरीज मिलेंगी, डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग होगा इसमें, और 1-to-1 मेंटरशिप भी मिलेगी। तो इस मौके को न जाने दें। इसके अलावा अगर आप 25 की तैयारी कर रहे हैं तो 14,999 में प्रीलिम सक्सेस प्रोग्राम आया है। ये भी स्टार्ट हो चुका है। इस प्रोग्राम में मैं सी सेट पढ़ा रहा हूँ, तो आप लोग सी सेट ज्वाइन कर सकते हैं सुबह 11 बजे। 25 देने वाले हैं, सी सेट में प्रॉब्लम है तो सुबह 11 बजे मेरा सी सेट का क्लास चल रहा है। और जनवरी 20 से इसके जीएस वाले बैच भी स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। बाकी ये सारे टॉप एजुकेटर्स हैं जो आपको जीएस पढ़ाने वाले हैं। और इस बैच में मैं पढ़ा रहा हूँ आपको सी सेट आप पढ़ सकते हैं। अगर मेरा सी सेट का तरीका देखना है, क्लासेस देखनी है, तो इसी चैनल पर आपको मिल जाएंगी मेरी सी सेट की क्लासेस। तो सी सेट में मैथ्स और रीजनिंग में पढ़ाऊँगा। इसके अलावा आगाज 27 और आरएम 26 दोनों इंग्लिश मीडियम के बैच हैं, ये ज्वाइन कर सकते हैं। इग्नाइट इंग्लिश वाला है और ये शिखर है हिंदी वाला। इसमें मैं पढ़ा रहा हूँ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। शिखर बैच में मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री शाम 6 बजे मेरी क्लास चलती है, आप इसमें भी आ सकते हैं। तो जितने भी ये बैचेज आपको मिलेंगे, इसकी सबसे खास बात यह है कि आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा। जो भी आप कोर्स खरीदेंगे, किसी भी टीचर की क्लास में किसी भी बैच में एंट्री कर सकते हैं। ऐसा ही नहीं है कि एक ही बैच में पढ़ेंगे, किसी में भी पढ़ सकते हैं, तो इसकी एक खास बात है। इसके अलावा अगर आप 24 मेंस क्वालिफाई कर चुके हैं तो मॉक इंटरव्यू स्टार्ट हो गया अनअकैडमी के, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ये 2023 के टॉपर्स थे जिन्होंने मॉक इंटरव्यू में अनअकैडमी के हिस्सा लिया था, तो आप भी अपनी सीट पक्की कर सकते हैं। बाकी इन सारी जो कोर्सेज हैं, इनको लेने के लिए आपको एक कोड यूज़ करना पड़ेगा, जो ये 50% ऑफ पड़ रहा है। अगर आप ये कोड यूज़ करेंगे तो ही आपको डिस्काउंट मिलेगा, नहीं तो बिना कोड के डिस्काउंट नहीं मिलेगा। PAUPSC कोड इस्तेमाल करेंगे, 50% ऑफ मिलेगा, बिना कोड के ऑफ नहीं मिलेगा। तो हम कुछ रिपोर्ट जो 2024 में आई थी, कुछ रिपोर्ट, कुछ सूचकांक, इंडेक्स आपको इसमें हम कवर करने वाले हैं। तो आपको अपने 25 का जो एग्ज़ाम है उसमें काफ़ी इसका रोल रहता है उसमें एग्ज़ाम में, तो 25 में आपको काफ़ी प्रॉफिट इससे होने वाला है। तो एक रिपोर्ट आती है, विश्व आर्थिक स्थिति और संभावनाएं रिपोर्ट 2024, वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट 2024। ये संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट है, यूनाइटेड नेशंस की। सबसे अच्छी चीज़ याद रखना है, यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट है। 2024 में जो वैश्विक मुद्रास्फीति है, यानी कि जीडीपी, उसमें गिरावट का अनुमान लगाया गया था। लेकिन हुआ क्या, विशेष रूप से जो विकासशील देश हैं उनमें मुद्रास्फीति या फूड इन्फ्लेशन में एक साथ वृद्धि की चेतावनी दी गई। तो पहले अनुमान लगाया था कि गिरावट होगी, लेकिन फिर अनुमान लगाया कि इसमें बढ़ोतरी की जाएगी, मतलब बढ़ोतरी होगी। 23 में सकल घरेलू उत्पाद जो जीडीपी होता है उसमें 2.7% से घटकर वो कितना रह गया, 2.4। यानी कि जीडीपी जो 23 में था वो 2.7% था और 2024 में 2.4% हो गया है। तो ये भी नीचे आ गया। जो जीडीपी है ग्लोबल, उसकी ग्रोथ जहां 2.7% थी 23 में, 24 में 2.4% रह गई। भारत की जो विकास दर है वो 6.2% होने का अनुमान था 24 में। वैश्विक मुद्रास्फीति या ग्लोबल जो जीडीपी है उसमें 22 में 8.1% थी, जो गिर कर 23 में 5.7% हो गई थी, और 24 में 3.9%। तो ये सब क्या है, इसका अनुमान लगाया गया था 24 का, पर इतनी ज़्यादा हो गई, इसमें 6.2% होने का अनुमान लगाया गया था इसमें।
जलवायु परिवर्तन से बुनियादी ढांचे, कृषि और आजीविका को भी नुकसान हुआ है। तो ये सारी जो जीडीपी गिरी है, जितना अनुमान था उससे नीचे आ गई, वो आई है जलवायु परिवर्तन से, जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसकी वजह से, क्योंकि एग्रीकल्चर को, कृषि वगैरह को इससे काफ़ी लॉस हुआ है। आर्थिक अनिश्चितताएं भी रही बहुत, जिनका अनुमान लगाया गया था वो नहीं हुआ। उच्च ऋण जो बोझ है वो भी, बढ़ती हुई ब्याज दरों के कारण वैश्विक निवेश समृद्धि कम रहने की उम्मीद है। तो ऋण का बोझ बढ़ रहा है, आर्थिक अनिश्चितताएं हैं, ये भी इसकी वजह बनी है या आगे भी इसकी वजह इसमें बनी रहेंगी। ऊर्जा के क्षेत्र में विशेष रूप से जो स्वच्छ ऊर्जा है उसमें निवेश बढ़ रहा है। एनर्जी के सेक्टर में निवेश यानी कि उसमें जो इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ रहा है, लेकिन ये वृद्धि 2050 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन लक्ष्य को पूरा करने के लिए अनुरूप नहीं है। जो नेट जीरो का टारगेट है, नेट जीरो का जो टारगेट है उसके लिए 2050 वाला टारगेट रखा गया, उसके लिए अभी काफ़ी नहीं है। 2024 की WESP रिपोर्ट विशेष रूप से जलवायु कार्यवाही, सतत विकास, वित्त पोषण और निम्न और मध्यम आय वाले जो देश हैं उनकी ऋण स्थिरता यानी कि उनके पास जो उधार है उसकी चुनौतियों का समाधान करने जैसे क्षेत्रों में मजबूत वैश्विक सहयोग की आवश्यकता पर भी जोर देती है। तो ये भी ध्यान रखेंगे 24 की जो WESP की रिपोर्ट है। आता है विश्व रोजगार और सामाजिक आउटलुक रुझान 2024, वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक ट्रेंड्स 2024। सबसे पहले ध्यान रखना है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन या इंटरनेशनल जो लेबर ऑर्गेनाइजेशन है वो इसको जारी करता है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO इसको बोलते हैं शॉर्ट में, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन इसको जारी करता है। जो वैश्विक बेरोजगारी है वो 2024 में बढ़ने वाली है। 2024 में पूरी दुनिया में बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने वाला है और बढ़ती जो असमानताएं हैं और स्थिर उत्पादकता चिंता का मतलब विषय बना हुआ है, कारण बना हुआ है। जो बढ़ती असमानताएं मतलब जो अमीर है वो अमीर होता जा रहा है, जो गरीब है वो गरीब होता जा रहा है। तो असमानता बढ़ रही है लोगों में, गैप बढ़ रहा है, ये इसका जो है मेन कारण है, चिंता का कारण है। वैश्विक श्रम बाजारों में बेरोजगारी दर और नौकरियों के अंतर दर, जो बेरोजगारी दर है जिस रेट से बेरोजगारी है और नौकरियां किस रेट से मिल रही हैं उसके अंतर दर, जो रोजगार सहित व्यक्तियों की संख्या जो नौकरी खोजने में रुचि रखते हैं, दोनों में सुधार की संभावना है। ऐसे लोग जो रोजगार की तलाश में हैं, रोजगार उनको चाहिए, वो अच्छी स्थिति में कह रहे हैं कि इसमें रुचि रखने वाले इसमें सुधार हो रहा है। 2023 में वैश्विक बेरोजगारी दर 5.1% थी, जो 2022 की तुलना में मामूली सुधार हुआ था। 22 में ज़्यादा थी, इसमें थोड़ी सी कम हुई 5.1, और अभी 2024 में भी इसके अनुमान हैं। भारत और तुर्की में वास्तविक मजदूरी जो अन्य G20 देश हैं उनकी तुलना में सकारात्मक है, यानी कि यहाँ पर पॉजिटिव है। जो भारत और तुर्की है यहाँ पर जो मजदूरी मिलती है लोगों को वो बाकी G20 के देशों से थोड़ी सी अच्छी है, आप ये कह सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन क्या है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, ऐसे संगठनों के बारे में सवाल पूछे जाते हैं। 1919 में जब प्रथम वर्ल्ड वॉर हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, उसके समाप्त करने वाली जो वर्साई की संधि थी उसके हिस्से के रूप में इसको बनाया गया था। तो वर्साई की संधि के द्वारा पहला वर्ल्ड वॉर, पहला विश्व युद्ध बंद हुआ था या रुका था, उसके बाद जो संधि हुई थी वर्साई की, तो तब यह बनाया गया था अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। ये 1946 में संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी बन गई। तो संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी बनी 1946 में, 1919 में गठन हुआ था। कुल इसमें 187 कंट्रीज हैं, 187 देश हैं, और इसका संस्थापक सदस्य है भारत। ये भी इंपॉर्टेंट है, भारत क्या है इसका संस्थापक सदस्य है, इंपॉर्टेंट बन जाता है, ऐसा सवाल पूछा जाता है। मुख्यालय हेडक्वार्टर कहाँ है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में। दोनों सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत इसका संस्थापक सदस्य है और जिनेवा इसका मुख्यालय या हेडक्वार्टर है जिनेवा में। भारत इसका फाउंडिंग मेंबर आप कह सकते हैं। WEF ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2024 वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा आता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम या विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी की जाती है। ये वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2024 जारी की गई है। इसमें लगभग 1500 विशेषज्ञों, उद्योग जगत के नेताओं और नीति निर्माताओं के सर्वेक्षण के आधार पर ही जारी की जाती है। यानी कि 1500 लोगों जो इसके एक्सपर्ट्स हैं इन ग्रुप के, इन चीज़ों के, उनकी रिपोर्ट के आधार पर ये रिपोर्ट बनती है या उनके सर्वेक्षण के आधार पर ये रिपोर्ट बनती है। क्या विशेषता है इसकी? 23 में संघर्ष, चरम मौसमी घटनाएं और सामाजिक असंतोष सहित विभिन्न वैश्विक जो घटनाएं हैं उनके मुख्य रूप से नकारात्मक दृष्टिकोण में योगदान दिया है। बहुत सारे संघर्ष दुनिया में चलते रहे, आप जानते हैं। मौसमी घटनाएं, कहीं अल नीनो का प्रभाव, कहीं ला नीनो का प्रभाव, कहीं तूफान आ गया, कहीं इस तरह के आ गए, तो उनका भी बहुत सारा घटनाएं ऐसी हुई हैं, उनका फर्क पड़ा है।
सामाजिक असंतोष लोगों में बढ़ रहा है तो उसका भी इस चीज़ पे फर्क पड़ा है। एआई द्वारा जो संचालित गलत सूचना है और दुष्प्रभाव उसका भी इस पे फर्क पड़ा है। जीवन यापन की लागत का संकट, मुद्रास्फीति और आर्थिक मंदी जैसे आर्थिक जोखिम 2024 के लिए चिंताजनक बने हुए हैं, तो इसका भी ध्यान रखेंगे आप लोग। विश्व आर्थिक मंच है क्या? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है क्या? क्या है? गैर स्विस लाभकारी संस्था, यानी कि स्विट्जरलैंड की गैर लाभकारी संस्था, जिस तरह से एनजीओ होते हैं उस तरह से है। इसकी स्थापना हुई थी 1971 में जिनेवा स्विट्जरलैंड में, इसको भी ध्यान रखेंगे। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम या विश्व आर्थिक मंच की स्थापना हुई जिनेवा में 1971 में स्विट्जरलैंड में। जो स्विट्जरलैंड की सरकार है उसके द्वारा इसे सार्वजनिक निजी सहयोग के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था के रूप में मान्यता प्राप्त है, यानी कि पीपीपी मॉडल पर ये अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, वहाँ की गवर्नमेंट से इसको मान्यता प्राप्त है। संस्थापक हैं इसके क्लोस स्वाब ने इसकी संस्थापक है, यानी कि स्थापना की थी। वार्षिक शिक्षा स्थिति रिपोर्ट 2023, एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट 2023, एक एनजीओ है, एनजीओ प्रथम, इसका नाम आप याद रखेंगे, एनजीओ प्रथम, ये रिपोर्ट जारी करता है, ध्यान रखना, ये यहाँ से सवाल 1-2 बार पूछा भी गया है। बियॉन्ड बेसिक्स इस शीर्षक से 18वीं शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट जारी की है और इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है असर, एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट, एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट, यानी कि असर 23 जारी की किसने, और असर के बारे में पूछा जाता है क्योंकि सब लोग सोचते हैं कोई गवर्नमेंट या की ऑर्गेनाइजेशन होगी उसने इसको जारी किया होगा, लेकिन ये एनजीओ है, नाम है इसका प्रथम, एनजीओ प्रथम असर रिपोर्ट जारी किया 23 की। इसमें छात्रों द्वारा की जाने वाली गतिविधियां, उनका बुनियादी और व्यवहारिक पढ़ने और गणित क्षमताओं पर डिजिटल जागरूकता और कौशल पर चर्चा की गई है। बेसिक चीज़ें कैसा पढ़ सकता है, गणित को कैसे सॉल्व कर सकता है और डिजिटल चीज़ें कैसे इसका इस्तेमाल कर सकता है, इन सब को इकट्ठा करके रिपोर्ट जारी की जाती है, एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट, यानी कि असर, और ये एनजीओ प्रथम के द्वारा जारी की जाती है। इंपॉर्टेंट है। शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट जो असर है वो क्या कहती है? नागरिक नेतृत्व वाले मेरूल सर्वेक्षण है ये। इनका उद्देश्य है ग्रामीण भारत में बच्चे स्कूल में नामांकित हैं नहीं और क्या वे सीख रहे हैं नहीं। तो ग्रामीण जो भारत है, इस असर रिपोर्ट का उद्देश्य है कि ग्रामीण भारत के बच्चे क्या इनरोलमेंट उनका हो रहा है स्कूल में कि नहीं, और वो सीख रहे हैं नहीं, सिर्फ बुक पढ़ रहे हैं या नहीं, नाम लिख रहे हैं या नहीं, मैथ उनको आता है कि नहीं, बेसिक चीज़ें आती है कि नहीं, वो सारी चीज़ें इसमें दी जाती हैं। 2005 से प्रत्येक वर्ष ये आयोजित होता है। तो 2005 से लगातार इसको आयोजित किया जा रहा है, इस असर रिपोर्ट को, और ये असर रिपोर्ट से सवाल बनता है, इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखना। ये भारत में नागरिकों के नेतृत्व वाला सबसे बड़ा सर्वेक्षण है, नागरिक का नेतृत्व है इसमें, और ये सबसे बड़ा सर्वेक्षण है इंडिया के अंदर, असर रिपोर्ट। असर जो सर्वेक्षण है वो 3 से 16 वर्ष की आयु के बच्चों का नामांकन की स्थिति और 5 से 16 वर्ष की आयु के बच्चों को राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर बुनियादी शिक्षा का अनुमान उपलब्ध कराता है। तो 5 से 16 वर्ष तक के आयु के स्टेट लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, नेशनल लेवल पर उनका बुनियादी शिक्षा का जो अनुमान है वो उपलब्ध कराता है, लेकिन जो 3 से 16 वर्ष की आयु के बच्चे हैं उनका इनरोलमेंट को ही सिर्फ कवर करता है। क्या 3 साल का या 5 साल, 3 साल से 16 साल का बच्चा क्या इनरोल कर रहा है कि नहीं कर रहा है स्कूल में, उसको ये रिपोर्ट करता है। असर 2023 के मुख्य निष्कर्ष क्या निकले? 14 से 18 वर्ष की आयु के जो बच्चे हैं 86.8% वो किसी शैक्षणिक संस्थान में नामांकित हैं, यानी कि 14 से 18 वर्ष के ऐसे बच्चे जो किसी न किसी स्कूल में इनरोल हैं, उनका परसेंटेज कितना? 86.8%। अभी भी हमारे पास 14 या लगभग 13% बच्चे ऐसे हैं जो किसी भी स्कूल में नामांकित नहीं है, कहीं भी उनका रजिस्ट्रेशन नहीं है। लड़के और लड़कियों के नामांकन में अंतर कम है, लेकिन आयु के अनुसार अंतर ज़्यादा है। जैसे स्टार्टिंग में डिफरेंस कम है, जैसी एज बढ़ती रहती है तो लड़कियां ड्रॉप कर जाती हैं, यानी कि बड़ी लड़कियां जो हैं 14 साल की, 18 साल की, फिर उसके बाद जाते जाते लड़कियां स्कूल छोड़ने लगती हैं, ये रिपोर्ट कहती है। 14 वर्ष के 3.9% युवा और 18 वर्ष के 32.6% युवा नामांकित नहीं हैं। देखो 14 साल के जो बच्चे हैं उनमें गैप कम है, लड़कियां भी लड़के भी दोनों स्कूल जा रहे हैं, लेकिन जैसे वो 18 साल के होते हैं तो 32.6% बच्चे ड्रॉप कर जाते हैं, स्कूल छोड़ जाते हैं, असर रिपोर्ट कहती है। और ये बहुत अच्छा सवाल बन सकता है यहाँ से। इस आयु वर्ग के अधिकतम युवा कला यानी कि मानविकी स्ट्रीम में नामांकित हैं। जो 18 साल के पहुँच जाते हैं, 14 से 18 साल के आसपास, वो कला वर्ग में पढ़ते हैं, साइंस वर्ग भी नहीं ले रहे हैं, खासतौर से लड़कियाँ साइंस साइड से नहीं पढ़ती हैं, लड़कियां मोस्टली वो सब कला में डाल देते हैं, आर्ट साइड में डाल देते हैं, और वो भी साइंस में अगर पढ़ेंगी भी तो बायोलॉजी उनको दे देंगे, मैथ से दूर रहती हैं।
कक्षा 11 में या उससे ऊपर नामांकित युवा हैं, उनमें आधे से अधिक युवा कला यानी कि मानविकी में 55.7% नामांकित है। अगर आपने 11th क्लास का डाटा देखा होगा, मतलब 11th क्लास का डाटा आप देखोगे तो 55.7% बच्चे ऐसे हैं जो कला वर्ग में हैं, मानविकी वर्ग में हैं, जो सोशल साइंस वगैरह पढ़ते हैं, साइंस नहीं पढ़ते हैं। लड़कियां 28.1% की तुलना में अधिक लड़के 36.3% स्टेम में नामांकित हैं। जो स्टेम साइंस, टेक, मैथ, ये वाले जो सब्जेक्ट हैं, टेक्नोलॉजी, मैथ वगैरह, उसमें 36.3% लड़के नामांकित हैं और लड़कियां कितनी हैं? 28.1%। यानी कि साइंस वाले जो सब्जेक्ट हैं उसमें बॉयज ज़्यादा हैं, गर्ल्स कम हैं। सर्वेक्षित युवाओं में से केवल 5.6% युवा व्यावसायिक प्रशिक्षण ले रहे हैं या अन्य संबंधित कोर्स कर रहे हैं। मतलब जो युवा हैं उनमें से 5.6% ही व्यावसायिक प्रशिक्षण लेते हैं, बाकी सब BA BSc टाइप के कोर्स करते हैं। राज्यों का स्टार्टअप रैंकिंग रिपोर्ट है 2022, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा जारी की जाती है। इंपॉर्टेंट है, मिनिस्ट्री से सवाल बनता है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा जारी की जाती है। ये स्टेट्स स्टार्टअप रैंकिंग रिपोर्ट 2022 जारी की गई। इस संस्करण में रैंकिंग के अभ्यास में 33 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की अब तक की सबसे अधिक भागीदारी देखी गई है। 33 राज्य, 33 स्टेट एंड यूटीज इसमें भागीदारी किए थे। अब तक की सबसे बड़ी भागीदारी है। मेन क्या याद रखना है इसमें? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री कौन स्टेट स्टार्टअप रैंकिंग रिपोर्ट जारी किया। भारत सरकार की इसका क्या उद्देश्य है? स्टार्टअप इंडिया पहल में नवाचार को बढ़ावा देना और नवोदित उद्यमियों को अवसर प्रदान करना। जो हम एंटरप्रेन्योरशिप है उसको इसमें और इनोवेशन को बढ़ावा देना इसमें इसका मकसद है, उद्देश्य है। इसमें एक मजबूत स्टार्टअप परिस्थितिकी तंत्र का निर्माण होगा। जो इसका उद्देश्य है मजबूत परिस्थिति तंत्र बनाना, किसके लिए? स्टार्टअप्स के लिए। इसके तहत उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग 2018 से राज्यों के स्टार्टअप रैंकिंग अभ्यास का आयोजन कर रहा है। कब से कर रहा है? 2018 से इसका आयोजन किया जा रहा है, खासतौर से भारत में स्टार्टअप कल्चर को बढ़ावा देने के लिए। फाइंडिंग्स ऑफ स्टेट्स स्टार्टअप रैंकिंग 2022, स्टेट स्टार्टअप रैंकिंग 2022 के निष्कर्ष क्या निकलते हैं? राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 2 श्रेणियों में बांटा गया है। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जो है उनको 2 ग्रुप में बांटा गया। एक ग्रुप ए या कैटेगरी ए कह सकते हैं आप, जिनकी जनसंख्या 1 करोड़ से अधिक है। जिनकी जनसंख्या 1 करोड़ से अधिक है वो ग्रुप ए में रखे गए हैं, और जिनकी जनसंख्या 1 करोड़ से कम है उनको श्रेणी या कैटेगरी बी में रखा गया है। तो कैटेगरी ए और कैटेगरी बी, इनको जनसंख्या के आधार पर बांटा गया। जिनकी जनसंख्या 1 करोड़ से ज़्यादा है वो ए में है, और जिनकी जनसंख्या 1 करोड़ से कम है वो बी में है। अब आता है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2023, बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि UNDP और ऑक्सफोर्ड गरीबी और मानव विकास पहल OPHI द्वारा वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक जारी किया जाता है। ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2023 किसके द्वारा आता है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम और ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव, दोनों के द्वारा इसको जारी किया जाता है। ये प्रत्यक्ष रूप से किसी व्यक्ति के जीवन और कल्याण को प्रभावित करने और स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर के परस्पर संबंधित अभावों को मापता है। यानी कि कोई व्यक्ति का जो जीवन है उसका जो कल्याण हो सकता था वो किस किस चीज़ से प्रभावित हो रहा है। सपोज करो मेरा जीवन है, मेरा कल्याण हो सकता था, मेरा जो कल्याण है वो किस किस चीज़ से प्रभावित होगा, उन चीज़ों को कवर करता है। फिर व्यक्ति की शिक्षा, उसका स्वास्थ्य और उसके जीवन के जितने भी परस्पर संबंधित अभाव हैं उनको ये मापता है। भारत के संदर्भ में क्या कहती है रिपोर्ट? भारत में गरीबी अभी भी 230 मिलियन से अधिक लोग गरीब हैं। भारत में अगर हम देखें 230 मिलियन, 230 मिलियन से ज़्यादा लोग अभी भारत में गरीब हैं। UNDP क्या कहता है? संवेदनशीलता, यानी कि आप इसको कहेंगे वल्नरेबिलिटी, उनको उन लोगों के हिस्से के रूप में परिभाषित किया गया है जो गरीब नहीं है लेकिन अभी भारित संकेतकों के 20 से 33.3% से वंचित हैं। ऐसे भी लोग हैं जो इसमें डाले गए हैं जो गरीब तो नहीं कहलाएंगे लेकिन अभी भी उनके ऊपर भार है 20 से 33% से। ऐसी चीज़ें जो काम की हैं उनसे वो वंचित हैं। ऐसे लोग इसको संवेदनशीलता के आधार पर डाला गया है। भारत के लगभग 18.7% आबादी इस श्रेणी में आती है। 18.7% आबादी इसमें आती है। गरीबी उन्मूलन में भारत की प्रगति क्या है? कंबोडिया, चीन, कांगो, होंडुरास, इंडोनेशिया, मोरक्को, सर्बिया और वियतनाम सहित 25 देशों में से एक है भारत
कितने? 25 देशों में से, ऐसे 25 देशों में से एक है भारत, जिन्होंने 15 वर्षों के भीतर अपने वैश्विक एमपीआई मूल्यों को सफलतापूर्वक आधा कर दिया है। तो अपने मूल्यों को, जो एमपीआई मूल्य है, उनको आधा करने वाले 25 देशों में से 15 साल के अंदर अंदर 25 देशों में से भारत भी एक देश है जिसने अपने मूल्यों को आधा कर दिया है। वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक या ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स क्या कहती है? ये एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संसाधन है जो 100 से अधिक विकासशील देशों में तीव्र बहुआयामी गरीबी को मापता है। जो विकासशील देश हैं, जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, उनके 100 से अधिक देशों को उनको मापता है। इसे प्रथम बार 2010 में OPHI और UNDP, जो पीछे थे अभी ग्रुप, उनके मानव विकास रिपोर्ट कार्यक्रम द्वारा प्रारंभ किया गया था। एमपीआई जो है स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर के विभिन्न 10 संकेतकों में अभावों की निगरानी करता है और इसमें गरीबी की घटना और तीव्रता दोनों शामिल हैं। गरीबी की घटना और गरीबी कितनी तेजी से बढ़ रही है, ये दोनों इसमें शामिल हो जाते हैं। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2023 या करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2023 ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा भ्रष्टाचार बोध सूचकांक जारी किया जाता है। ये 23 का जारी किया गया है। किसके द्वारा? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। ये इंपॉर्टेंट है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा इसको जारी किया गया। इसके अनुसार अधिकांश देशों ने सार्वजनिक क्षेत्र के भ्रष्टाचार का समाधान करने के लिए बहुत कम यानी कि कोई प्रगति नहीं की है। बहुत सारे देश ऐसे हैं जिन्होंने इसमें कोई प्रगति नहीं की है। ये विश्व भर के 180 देशों और क्षेत्रों को उनके सार्वजनिक क्षेत्र के भ्रष्टाचार के अनुमानित स्तर के आधार पर 0 और 100 के पैमाने पर मापता है। यानी कि 0 अगर किसी का नंबर होगा तो वो सबसे ज़्यादा भ्रष्ट होगा, अत्यधिक भ्रष्ट, और किसी का 100 नंबर होगा तो वहाँ पर भ्रष्ट है ही नहीं, भ्रष्टाचार है ही नहीं, वहाँ पर करप्शन है ही नहीं। तो 0 से 100 नंबर दिए जाते हैं और 180 देशों को इसमें मापा जाता है। क्या विशेषताएं हैं इसकी? शीर्ष 3 देश हैं, डेनमार्क, फिनलैंड और न्यूजीलैंड। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। इस तरह के इंडेक्स पर सवाल पूछा जाता है, लाजमी है सवाल आएगा इस तरह से। जो सबसे नीचे है वो सोमालिया है, वेनेजुएला है, सीरिया, दक्षिण सूडान और यमन है। CPI 23 में भारत 180 देशों में से 93वें स्थान पर था। अगर इसकी हम रिपोर्ट देखेंगे 2023 की, तो भारत इसमें 93rd स्थान पर था, 93वें स्थान पर भारत था इसके। 2023 में भारत का कुल स्कोर कितना था? 39, और 2022 में 40 था, 40 से भी कम था। मतलब 40 था पहले 2022 में, 2023 में हो गया 39, और 2022 में भारत था 85वें स्थान पर, 85th नंबर पे थे। अभी हम बहुत नीचे आ गए हैं। इसका मतलब यह है 39 से नीचे जितना जा रहा है 0 की साइड, तो बहुत ज़्यादा भ्रष्ट की श्रेणी में चला जाएगा। तो हम बहुत ज़्यादा भ्रष्ट देश की श्रेणी में है। 180 में 39 नंबर है। 180 देशों में पाकिस्तान 133वें और श्रीलंका 115वें स्थान पर है। दोनों देश अपने अपने कर्ज के बोझ और राजनीतिक अस्थिरता से जूझ रहे हैं। श्रीलंका की बात करो या पाकिस्तान की, दोनों इसकी वजह से जूझ रहे हैं। मानव विकास रिपोर्ट 2023-24 क्या कहती है? ये रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा जारी की गई है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि UNDP या यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा मानव विकास रिपोर्ट 2023-24 जारी की गई। भारत 134वें स्थान पर है, जबकि स्विट्जरलैंड को पहला स्थान मिला है। स्विट्जरलैंड पहले नंबर पर है, भारत 134वें पर। शीर्ष देश कौन कौन से हैं? स्विट्जरलैंड, उसके बाद है नॉर्वे और उसके बाद है आइसलैंड। स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड। अंतिम 3 देश कौन से हैं? सोमालिया, दक्षिणी सूडान, मध्य अफ्रीका गणराज्य। सोमालिया, दक्षिणी सूडान और मध्य अफ्रीकी गणराज्य। बड़ी अर्थव्यवस्थाएं कौन कौन शामिल है इसमें? USA, UK, जापान और रूस। ये बिग इकोनॉमीज भी इसमें शामिल की गई हैं। मानव विकास रिपोर्ट क्या है? ये मानव विकास रिपोर्ट जो है 1990 से जारी की जा रही है, जिसने मानव विकास दृष्टिकोण के माध्यम से अलग अलग विषयों का पता लगाया है। तो कब से जारी हो रही? 1990 से। ये मानव विकास रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि UNDP द्वारा जारी की जाती है। ये सवाल पूछा जाता है कि मानव विकास रिपोर्ट कौन जारी करता है? ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो ये जारी करता है UNDP यानी कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, या आप कह सकते हैं यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम इसको जारी करता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। ये एक HDI का समग्र सूचकांक है जो 4 संकेतकों को ध्यान में रखते हुए माननीय विकास और औसत उपलब्धि को मापता है। जन्म के समय जीवन प्रत्याशा क्या थी? स्कूली शिक्षा के अपेक्षित वर्ष कितने हैं? स्कूली शिक्षा के औसत वर्ष कितने हैं? सकल राष्ट्रीय आय कितनी है? किसी भी देश में जो मानव के जन्म के समय जीवन प्रत्याशा कितनी है कि वो जन्म के समय जीवन प्रत्याशा का मतलब यह है जन्म के बाद कितने बच्चे जिंदा रहते हैं और कितनों की डेथ हो जाती है।
उसके बाद आती है एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स या AQLI 2024। शिकागो विश्वविद्यालय के ऊर्जा नीति संस्थान ने एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स जारी किया। एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स, शिकागो यूनिवर्सिटी। भारत में लगभग 40% जनसंख्या ऐसे वातावरण में जीवन निर्वाह करती है जिसमें वायु गुणवत्ता का स्तर PM 2.5 सीमा, जो 40 मतलब म्यू ग्राम पर मीटर क्यूब होती है, उससे ज़्यादा है। तो ये जो PM 2.5 है, ये कण है, काफ़ी डेंजर होता है, सांस में इसको ये नुकसान करता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के दिशा निर्देशों के अनुसार PM 2.5 की वार्षिक औसत जो सांद्रता है वो 5 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। कितनी? 5 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। लेकिन भारत में कितनी हो रही है? 40 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर से ज़्यादा हो रही है। सोचो कितनी है, कितना अंतर है। 5 से 40 जा रही है, तो हम कहाँ पर जी रहे हैं? यानी कि जहर पी रहे हैं एकदम हवा के साथ। वायु विज्ञान जीवन रक्षक AQLI या एयर क्वालिटी लाइफ एक्सपेक्टेंसी AQLI, ये वायु सूचकांक है, एक वायु प्रदूषण सूचकांक है, एक जो गणना करता है कि कणिका पदार्थ वायु प्रदूषण से जीवन प्रत्याशा पर कितना प्रभाव पड़ता है। जो वायु प्रदूषण है, कण जो जाते हैं हमारे सांस के साथ, उनसे कितना फर्क पड़ता है। विश्व भर के समुदायों में कणिका प्रदूषण की वास्तविक स्थिति का निर्धारण वायु प्रदूषण के दीर्घकालिक मानवीय संपर्क और जीवन प्रत्याशा के बीच संबंध को सूचकांक के साथ जोड़कर किया जाता है। सूचकांक ये भी दर्शाता है कि वायु प्रदूषण नीतियां जीवन प्रत्याशा को किस प्रकार बढ़ा सकती हैं। यानी कि अगर वायु प्रदूषण से रिलेटेड नीतियां बन जाएं तो हमारी जो जीवन प्रत्याशा है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, वो बढ़ जाएगी। वैश्विक भुखमरी सूचकांक 24, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024, किसके द्वारा? कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्थ हंगर हेल्थ, इसके द्वारा ये जारी की जाती है। कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वेल्थ हंगर लाइफ। GHI एक ऐसा उपकरण है जिसे वैश्विक, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर भुखमरी को व्यापक रूप से मापने और ट्रैक करने के लिए डिजाइन किया गया है, जो समय के साथ भुखमरी के कई आयामों को भी दर्शाता है कि समय के साथ भुखमरी कैसे बढ़ रही, कैसे घट रही, उसके भी आयाम देखता है। क्या पैरामीटर है इसको नापने के लिए? अल्प पोषण या अंडर जो नरिशमेंट है, अंडर नरिशमेंट, वो इसका पैमाना है या पैरामीटर है। बाल यानी कि बोनापन या स्टंटिंग, बच्चे जो हाइट जो जिनकी कम रह जाती है, बोने रह जाते हैं, वो इसका एक पैमाना है। शिशु दुर्बलता, जिसको वेस्टिंग बोलते हैं। आपको स्टंटिंग भी याद रखनी है और वेस्टिंग, दोनों वर्ड याद रखने हैं और दोनों की मतलब याद रखना है। स्टंटिंग का मतलब होता है जो बच्चा अपनी उम्र के हिसाब से हाइट में कम रह जाता है, और जो कमज़ोर रह जाता है उसको बोलते हैं वेस्टिंग, यानी कि जितनी हेल्थ उसकी होनी चाहिए उससे कमज़ोर, वीक दिखेगा आपको। शिशु मृत्यु दर, ये भी इसका पैमाना है। 2024 में भारत 127 देशों में से 105वें स्थान पर है। 2024 में 127 में से 105वें पर है, बहुत बुरे हालत हैं। नेपाल 68 पर है, श्रीलंका 56, बांग्लादेश 84 पर, पाकिस्तान की रैंकिंग 109 पर है। यानी कि पाकिस्तान से हम अच्छी कंडीशन में कह सकते हैं, पर बाकी पड़ोसियों से बुरी कंडीशन में। चीन, UAE और कुवैत सहित 22 देश पहले स्थान पर हैं। यानी कि यहाँ पर लाइफ एक्सपेक्टेंसी अच्छी है, यहाँ पर जो न्यूट्रिशन वगैरह हैं या अंडर नरिशमेंट यहाँ पर नहीं है बच्चे, न्यूट्रिशन वगैरह अच्छा है। वैश्विक भुखमरी सूचकांक या ग्लोबल हंगर इंडेक्स GHI की अगर हम बात करेंगे तो देशों में भुखमरी की स्थिति की जानकारी देता है। देशों में भुखमरी की स्थिति का पता लगाता है, जानकारी देता है हमें GHI। इसकी सूची प्रत्येक वर्ष कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वर्ल्ड हंगर हेल्प यूरोपियन NGO है, वो तैयार करते हैं। ये याद रखेंगे कौन कौन इसको तैयार करते हैं। इस इंडेक्स में जिन देशों का GHI स्कोर कम होता है उनकी रैंकिंग भी कम होती है, मतलब यहाँ के लोग कम भूखे हैं। जितना स्कोर कम, वहाँ पर उतनी अच्छी स्थिति, यानी कि लोग वहाँ के कम भूखे हैं। हमारा 105वां नंबर है, इसका मतलब बहुत भूखे हैं। बस पाकिस्तान के यहाँ हमसे भी ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पर 109 नंबर है और हमारे यहाँ 105 नंबर है। ठीक है, लेकिन आसपास ही हैं उसके। उससे अच्छी कंडीशन नेपाल, ये जो है श्रीलंका वगैरह में है। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024 या ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2024, ये विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी की जाती है। इंपॉर्टेंट है, किसके द्वारा? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। ये देशों की ऊर्जा संक्रमण की तैयारी को बताता है, यानी कि ऊर्जा संक्रमण के लिए क्या तैयारी है कंट्रीज़ की, उसके बारे में बताता है। और पहले स्थान पर इसमें स्वीडन है। भारत की रैंकिंग है 120 देशों में 63वीं। तो भारत की रैंकिंग 63वीं है। सबसे ऊपर कौन? स्वीडन है वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में। 2023 में भारत की जो रैंकिंग थी वो 67 थी। इसने ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024 में
टिकाऊ, किफ़ायती, सुरक्षित ऊर्जा भविष्य की दिशा में प्रगति के आधार पर 120 देशों की रैंकिंग जारी की है कि कितनी सस्ती है, कितनी टिकाऊ है, कितनी किफ़ायती है। इस आधार पर ये रिपोर्ट आती है। जैसे अगर हम इसकी बात करेंगे तो स्वीडन फर्स्ट पर है, इसका स्कोर है 78.4, डेनमार्क सेकंड पर है 75.2, और फिर फिनलैंड है, फिर स्विट्जरलैंड है, और फिर फ्रांस आता है 5वें नंबर पर। ये इसकी रैंकिंग है। वैश्विक शांति सूचकांक 24 ग्लोबल पीस इंडेक्स में क्या सिचुएशन है पूरी दुनिया की? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जारी की जाती है। सबसे पहले याद रखेंगे कौन जारी करता है? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। भारत की रैंकिंग कितनी है इसमें? 116। 2023 में कितनी थी? 126। शीर्ष देश कौन है? आइसलैंड। यानी कि आइसलैंड में सबसे ज़्यादा शांति है। भारत 116वें देश पर नंबर पर था 24 में, और 23 में था 126 पर, यानी कि थोड़ा सा सुधार हुआ है, पर बहुत बुरे हाल हैं। 116वां नंबर होना भी कोई बड़ी बात नहीं है, 116वां भी, यानी कि शांति कम है भारत में। 2024 में वैश्विक शांति का स्तर 0.56 गिर गया है, और लगातार 5वां साल है जब शांति में गिरावट आई है। यानी कि दुनिया अशांत हो रही है, शांति नहीं है। कहीं किसी तरह के दंगे, कहीं किसी तरह की लड़ाइयाँ, कहीं किसी तरह का युद्ध, बड़े बड़े लेवल पर ये सब चल रहा है। यमन अब सबसे कम शांतिपूर्ण देश बन गया। सबसे कम शांतिपूर्ण कौन है? यमन। उसके बाद सूडान आ जाएगा, फिर दक्षिणी सूडान आ जाएगा, फिर अफगानिस्तान और यूक्रेन आ जाएगा। क्योंकि आपको पता है अफगानिस्तान में अभी काफ़ी पहले लड़ाई बंद हुई है, अब यूक्रेन में लड़ाई चल रही है, तो वो भी अशांत देश है, यहाँ इसका नंबर आ जाता है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर, ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट है। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा, जो एक गैर सरकारी संगठन है, उसके द्वारा जारी की जाती है। फ्रांस का अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है ये। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, अच्छा सवाल है, बनता है। भारत की रैंकिंग कितनी इसमें? 159। इसमें दुनिया भर में पत्रकारों के विरुद्ध बढ़ती हिंसा पर प्रकाश डाला जाता है। दुनिया में, पूरी दुनिया में पत्रकारों के विरुद्ध क्या हो रहा है? अभी आपने न्यूज़ सुनी होगी कि एक पत्रकार को सेप्टिक टैंक में चिनवा दिया था, उसको मार के। तो और बहुत सारे आपने सुनते रहते होंगे पत्रकारों को, कभी उसको यहाँ मार दिया, उसको अरेस्ट कर लिया, ये हो गया। तो ये पूरी दुनिया के जो पत्रकार हैं उनके विरुद्ध जो भी हिंसा हो रही है उस पर प्रकाश डालती है। कौन है? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। ये वैश्विक मीडिया निगरानी संस्थान रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर द्वारा जारी वार्षिक रिपोर्ट है। किसकी है? वार्षिक। प्रेस स्वतंत्रता में 5 श्रेणियां हैं, 5 कैटेगरी हैं इसमें। राजनीतिक संदर्भ, कानूनी ढांचा, आर्थिक संदर्भ, सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ और सुरक्षा। ये सबको देखा जाता है और फिर उसके बाद ये रिपोर्ट जारी की जाती है। विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2024, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 24 क्या कहती है? ये संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा जारी की जाती है। किसके द्वारा? यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क। भारत की रैंकिंग क्या है इसमें? 126, कोई खास नहीं है। 143 देशों में 126वें नंबर पर हैं हम। फिनलैंड लगातार 7वें साल सबसे खुशहाल देश है। सबसे खुशहाल देश, ऐसे सवाल बनते हैं, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। सबसे खुशहाल देश कौन सा पूरी दुनिया में? फिनलैंड। और भारत का नंबर कौन सा? 126, यानी कि कोई खास खुशी नहीं है। चीन 60वें नंबर पर है, भारत से बहुत ज़्यादा आगे है, काफ़ी खुश है। नेपाल 93 पर है, हम 126वें पे हैं। हमसे कितना पीछे देश नेपाल, लेकिन फिर भी वो हमसे ज़्यादा खुशहाल है। पाकिस्तान 108वें पर है। ध्यान रखो, हम पाकिस्तान को गाली तो देते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं कि भुखमरी है, ये है, वो है, नंगा है, ऐसे भी बोल देते हैं डायरेक्ट, लेकिन वो 108वें नंबर पर है खुशहाली में, और हम 126वें नंबर पर हैं। आप सोच सकते हैं। म्यांमार 118वें पर है, श्रीलंका 128वें और बांग्लादेश 129वें पर है। हम श्रीलंका और बांग्लादेश के करीब हैं, और जो पाकिस्तान है उससे हम पीछे हैं। आप देख सकते हैं खुशहाली में पाकिस्तान हमसे आगे। सतत विकास समाधान नेटवर्क, सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, SDSN, 2012 में इसको संयुक्त राष्ट्र महासचिव के तत्वाधान में शुरू किया गया। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव के तत्वाधान में इसको शुरू किया गया। ये शिक्षा, अनुसंधान, नीति विश्लेषण और वैश्विक सहयोग के माध्यम से सतत विकास लक्ष्यों और जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौते को कार्यान्वित करने के लिए एकीकृत दृष्टिकोण को बढ़ावा देता है, जो पेरिस समझौता था उसके लिए। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024, इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2024, अमेरिकी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के वैश्विक नवाचार नीति केंद्र द्वारा जारी की जाती है। किसके द्वारा? चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा जारी की जाती है। इसमें यूएसए जो है पहले नंबर पर है, यूके दूसरे पर, इंग्लैंड, और फ्रांस जो है तीसरे नंबर पर है, और भारत 42वें नंबर पर है। बौद्धिक संपदा सूचकांक या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में भी हम कितने पर हैं? 42वें नंबर पर हैं। भारत, यूएस, यूके और फ्रांस तीसरे नंबर पर हैं। इसमें साल 2024 के लिए 55 देशों का मूल्यांकन किया गया है।
इसमें दुनिया के देशों के बौद्धिक संपदा ढांचे की प्रभावशीलता का आकलन किया जाता है। हमारी प्रभावशीलता देख लो 42वें नंबर पर है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 24 जर्मन वॉच एवं क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क द्वारा जारी की जाती है। इंपॉर्टेंट है, जर्मन वॉच एवं क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क के द्वारा। भारत की रैंकिंग 2024 में कितनी? 7वीं, और 2023 में कितनी थी? 8वीं। थोड़ा सा सुधार हुआ है। किसी भी देश ने सभी सूचकांक श्रेणियों में इतना अच्छा प्रदर्शन नहीं किया कि समग्र रूप से बहुत ऊंची रेटिंग हासिल कर ली जाए, इसलिए पहले 3 समग्र स्थान खाली रहते हैं। यानी कि इसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जो क्राइटेरिया है इसका, उसके हिसाब से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पर कोई देश आता ही नहीं है। डेनमार्क ने चौथा स्थान हासिल किया है, एस्टोनिया 5वें नंबर पर है और फिलीपींस 6ठे नंबर पर है। तो यहाँ से ध्यान रखेंगे, डेनमार्क, एस्टोनिया और फिलीपींस चौथे, पाँचवें और छठे नंबर पर आते हैं, पहले 3 नंबर पर कोई नहीं है। AI रेडीनेस इंडेक्स 2024, AI की तैयारी सूचकांक 2024, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर चल रहा है, हम कितने तैयार हैं, दुनिया कितनी तैयार है उसके लिए, उस पर एक रिपोर्ट आई है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने जारी किया है इसको, IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, IMF के द्वारा जारी की गई है। भारत का नंबर है 72, और जो सूचकांक है AI वाला, ये किसकी तैयारी है? उसकी वैश्विक स्तर पर 174 अर्थव्यवस्थाओं को ट्रैक करता है। 174 कंट्रीज हैं टोटल, जिनमें से भारत का नंबर है 72। AIPI देशों का उनके डिजिटल बुनियादी ढांचा, मानव पूंजी, श्रम, नीतियां, नवाचार, एकीकरण और विनियमन के आधार पर मूल्यांकन करता है। भारत का नंबर है 72, ध्यान रखेंगे। सिंगापुर 0.8 और डेनमार्क 0.78 और संयुक्त राज्य अमेरिका 0.77 उच्चतम रेटिंग वाले AI में है। तो सबसे ऊपर है सिंगापुर, डेनमार्क और USA। उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं में भारत का प्रदर्शन काफ़ी मजबूत है, मतलब अपेक्षाकृत, लेकिन चीन 0.63 जैसे अपने कुछ क्षेत्रीय साथियों से पीछे 31वें स्थान पर है। भारत जो है चीन से बहुत पीछे 31वें नंबर पर है, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। चीन से हम काफ़ी पिछड़ जाते हैं हर चीज़ में, और पिछड़े भी हैं। ग्लोबल जेंडर गैप सूचकांक 2024, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 24 जो है, ये कौन? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम या विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 146 देशों में 129वें नंबर पर है भारत, 146 में से 129 पर। इसमें पहली बार 2006 में इसको लाया गया था। तो ग्लोबल जेंडर गैप सूचकांक 2024 आया है, 2006 में सबसे पहले लाया गया था। आइसलैंड लगातार 15वें साल दुनिया का सबसे ज़्यादा लैंगिक समानता वाला देश है, यानी कि जो लैंगिक समानता है, जेंडर इक्वेलिटी, वो इसमें सबसे ज़्यादा है आइसलैंड में। फिनलैंड, नॉर्वे, न्यूजीलैंड और स्वीडन 5वीं रैंकिंग में है, शीर्ष 5 में। भारत दक्षिण एशिया में बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका और भूटान के बाद 5वें नंबर पर है। ध्यान रखेंगे, दक्षिण एशिया के जो देश हैं, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, भूटान, इन सब के बाद में हम 5वें नंबर पर। बात तो हम करते हैं जेंडर इक्वेलिटी की, लैंगिक समानता की बात करते हैं, लेकिन हम इनसे भी पीछे हैं। पाकिस्तान इस रैंकिंग में सबसे आखिरी में, पाकिस्तान में ऐसा, इनके सब में बाद में है एशिया में। 4 प्रमुख आयाम इसमें देखे जाते हैं कि लड़कियों की या लड़कों की, दोनों जेंडर की आर्थिक भागीदारी कितनी है, अवसर कितने मिल रहे हैं, शिक्षा कितनी उपलब्ध है उनके लिए, दोनों के लिए, स्वास्थ्य और जीवन रक्षा कितनी उपलब्ध है, राजनीतिक सशक्तिकरण उनका कितना है, इसके आधार पर ये रिपोर्ट जारी की जाती है। ये चारों आयाम देख लेंगे, यहाँ मेंस में अगर आ जाएगा तो लिखने में हेल्प होगी। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 ये आई थी वैश्विक जो बौद्धिक संपदा संगठन है WIPO के द्वारा जारी की गई। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WIPO इसको जारी करता है। 2024 में भारत 133 देशों में से 39वें स्थान पर रहा। कितने पर? 39। GIA को साल 2007 में INSEAD या INSEAD और वर्ल्ड बिजनेस ने शुरू किया था, दोनों के द्वारा 2007 में शुरू किया गया था इसको। इसमें डेटा अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ, विश्व बैंक और विश्व आर्थिक मंच जैसे कई स्रोतों से स्रोत आता है, डेटा आता है। इसके 24 का विशेष विषय है सामाजिक उद्यमिता के भविष्य पर विचार करना। सामाजिक उद्यमिता के भविष्य पर विचार करना इसका विषय है। स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया और अटल इनोवेशन मिशन जैसी पहलों के माध्यम से भारत सरकार ने उद्यमशीलता को, अनुसंधान को और तकनीकी उन्नति को लगातार बढ़ावा दिया है। तो ये हमारे कुछ सूचकांक और रिपोर्ट थी, इंडेक्स जो भी थे, और इनसे सवाल पूछा जाता है करंट अफेयर्स में, एक आध सवाल आपको इससे मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा सेशन था, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। तो इसी तरह के अगले सेशन में मिलेंगे आपसे। आज के लिए इतने रखते हैं, तो तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।